एसएलपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम पहला पार्ट है उन वीडियो सीरीज का जिनमें हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th सीबीएसई के मैथ्स के सभी चैप्टरों का। एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा क्लास 9th का। तो आज हम नंबर सिस्टम में देखने जा रहे हैं पहला पार्ट। इसमें हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर और रैशनल, इररैशनल, इन सब नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले जो इन नंबर्स के बारे में आप हल्के से देख लेते हैं पिछली कक्षाओं में, क्योंकि आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड आगे बढ़ते जाएंगे। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम 0 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ये जो नंबर है ये होल नंबर कहलाते हैं। अब नीचे आते हैं इंटीजर नंबर पे। तो इंटीजर नंबर में क्या होता है? जो होल नंबर है इसमें हमने अगर इसका निगेटिव पार्ट जोड़ दिया, ठीक है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है इसको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि जो इंटीजर नंबर है वो कंटेन क्या करता है? होल नंबर और नेचुरल नंबर को, और एक होल नंबर है वो कंटेन करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं जो 1 मार्क्स के लिए ट्रू या फॉल्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर्स जो दिए हैं सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, या उल्टा भी पूछ सकता है कि सभी होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपको बताना है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको काफ़ी आसानी से उसको बता सकते हैं आप। नीचे आते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर जो होता है ये क्या होता है? कोई भी नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं ये क्या होता है? रैशनल नंबर कहलाते हैं। कुछ भी हो सकता है रेशियो के फॉर्म में ये, जैसे कि यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक लाइन लिखा हुआ है, द रैशनल नंबर्स आर नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। जनरली पी और क्यू लेटर्स का यूज करते हैं एनसीईआरटी के बुक्स में। वेयर, अब यहाँ पे कंडीशंस की बात आ जाती है। तो क्या फर्स्ट है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स हमने देखा है ये नंबर्स हैं। मीन्स ये निगेटिव और पॉजिटिव में कोई भी हो सकता है नंबर, और साथ में 0 भी हो सकता है। मीन्स पी एंड क्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पहला कंडीशन कहता है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये क्लैरिफाई करता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो ये दो कंडीशंस क्या है हमारे लिए रैशनल नंबर्स के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंटीजर्स नंबर हैं, इन्हीं इंटीजर्स नंबर्स के अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, अगर इसके रेशियो अपॉन में हमने 1 लगा दिया, कैसे? ये इस तरीके से क्यू हमारा 1 हो गया। सो ये सभी क्या बन गए? जितने भी इंटीजर्स है वो क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गए। सो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी जो रैशनल नंबर हैं वो इंक्लूड करते हैं इंटीजर को। अब इंटीजर को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ कि होल और नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। सो हम बोलेंगे रैशनल नंबर इंक्लूड्स ऑल इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसी तरीके से हम बोलेंगे इंटीजर नंबर इंक्लूड होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये नेचुरल नंबर है, अगर ये छोटा सा जो सर्कल है अगर ये नेचुरल नंबर है, तो ये जो है हमने जो बनाया है स्क्वायर, ये स्क्वायर होल नंबर को अगर दिखाता है तो ये नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, नेचुरल नंबर को कंटेन करता है होल नंबर, और इस होल नंबर को कंटेन कौन करता है? इंटीजर नंबर। अब इस इंटीजर नंबर को अगर देखा जाए तो ये बड़ा सा जो हम बना सकते हैं रेक्टेंगल, ये बड़ा सा रेक्टेंगल क्या करता है? इस इंटीजर को कंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे।
इसमें एक और चीज़ें आप देख सकती हैं कि जो ये रैशनल नंबर है, इसी रैशनल नंबर्स में अगर मैंने लिखा 1/2, 4/2, 14/7, 50/25, सो ये सभी तो रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि ये सभी इक्वल हैं। अगर इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको यही मिलेगा। सो ये सब नंबर्स जो हैं ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में ये बताया गया है कि अगर हम रैशनल नंबर्स का बात करेंगे जो कॉमन या जनरल वे में, तो उसका मतलब होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। मीन्स हमारे जो P और Q के बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोले तो P और Q क्या हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोले तो P और Q क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम होने का मतलब यही होता है कि दोनों के बीच में एक के अलावा दूसरा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में। इसमें हमको बताना है कि ट्रू या फॉल्स, और हमको रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, सो हमने देखा ही है होता क्या है, हमने देखा है कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको होल नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज कंटेन, एवरी होल नंबर मीन्स क्या बोलना चाहिए, कंटेन नेचुरल नंबर, बट नॉट एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो इसके रीजन में हम बोलेंगे फॉल्स, और रीजन हमारा रहेगा क्या, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, 0 क्या है हमारा, होल नंबर तो है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड में आ जाते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मैंने पहले भी बता दिया कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनके नीचे अगर हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे में अगर 1 लगा दिया, मान लो कि ये कोई इंटीजर्स हो गया m, और इसके नीचे में अगर हमने 1 लिखा तो ये रैशनल नंबर बन जाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, हमारा रीजन होगा कि इफ m रिप्रेजेंट्स इंटीजर नंबर देन m/1। ठीक है, m/1 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से m/1 और m एक ही चीज है। ठीक है, सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू होगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे रैशनल नंबर्स के लिए उसकी नंबर्स को लिख के उसके नीचे 1 लगा के भी उसका रीजन लिख सकते हैं। थर्ड में बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि दो चीज़ें होती है। अगर आप इसमें देखेंगे कि आपने बोला कि रैशनल नंबर इंटीजर को इंक्लूड करता है, कहने का मतलब है कि हर इंटीजर नंबर तो रैशनल नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी हमारे पास रहेंगे, जो भी पहले भी आपने देखा कि सबके नीचे में आप अगर 1 लगाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी इंटीजर तो रैशनल नंबर हैं, लेकिन हर रैशनल नंबर, जैसे एक एग्जांपल हो गया 3/5, ये एक रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। सो ये जो थर्ड है जो ये बोलता है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, सभी रैशनल नंबर एक इंटीजर नंबर है, ये फॉल्स है। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो कि एक एग्जांपल के तौर पे 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, आगे देखते हैं हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल 2 यूज करूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम
रैशनल नंबर्स निकालें, चाहे वो हमें जितने भी रैशनल नंबर पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि 5 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम 1 और 2 को ले लेते हैं दोनों एंड पे, फर्स्ट और लास्ट एंड पे। बुक में इसको रिप्रेजेंट किया गया है आर और एस से। अब मैं बताता हूँ कि जो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड, इस मेथड को मैं बोलना चाहूँगा मिड टर्म, मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में मिड टर्म मेथड। बुक में ऐसा नाम नहीं दिया गया है मिड टर्म मेथड के नाम से, बट मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी हम निकालेंगे रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर हम क्या करते हैं, इन नंबर्स का मिड, फिर ये निकलने के बाद इसका मिड यहाँ पे आ जाएगा कुछ ये, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका, फिर इन दोनों का मिड यहाँ पे एक हो सकता है, फिर इसका कोई एक मिड हो सकता है, इसका कोई एक मिड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्या देखते हैं कि हर बार दो नंबर्स का मिडिल वैल्यू निकाल के हम उसमें रैशनल नंबर को निकालते हैं। इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया मिड टर्म मेथड। ये बुक में ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। तो हम निकालते हैं जल्दी से इसको, ठीक है। मान लो कि 1 और 2 के बीच में कोई एक मिडिल वैल्यू है R1। तो आपको पता है कि अगर R1 एक मिडिल वैल्यू है तो R1 कैसे निकलेगी। R1 को निकालने के लिए हमको इन दोनों को, पहले और लास्ट को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिडिल वैल्यू ऐसी ही निकलती है, मीन्स 1 + 2/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये निकल गया 3/2 वैल्यू, ओके। अब हम क्या देखेंगे, ये और ये दो नंबर है, इनके बीच भी हम मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक मिडिल वैल्यू, इसको मैं मान लेता हूँ R2। मान लो ये R2 है। अब इस R2 को मेरे को निकालना है, तो R2 इनके और इनके बीच की वैल्यू है। सो इन दोनों को जोड़ के मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। 1 + 3/2 और ये 2। यहाँ पे ये कैलकुलेशन का मैटर हो सकता है कि आपको ये समझना आए कि आंसर कैसे आए। ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस अगर आप बनाते हैं, सिंपल जो रहते हैं कि 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड में जो आते रहते हैं, तो उनसे आप ये आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिटेलिंग में नहीं बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मेरे को बताइए, फिर मैं एलसीएम, एचसीएफ और ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो ऊपर वाला है इसको सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलता है 5/2 और नीचे में ये 2 है, ठीक है। ये होता है 2, यहाँ पे चलेगा 2, 3, 5 और नीचे 2, 5/2 और नीचे में 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। सो हमको यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई 5/4 सॉरी। अब मैं ये मानता हूँ कि ये और ये, इन दो वैल्यू के बीच में एक और वैल्यू है, इसको हमने R3 नाम दे दिया। अब R3 निकालने के लिए आपको पता होगा कि R3 कैसे निकाल सकते हैं। अगर मेरे को R3 निकालना है तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरे को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको सॉल्व करने से आता है 7/4, ठीक है। मैंने फिर से बोला है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप 6, 7 के स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया हमारा 7/2 और नीचे 2, तो ये आ जाएगा 7/4। सो R3 की वैल्यू कितनी हो गई 7/4। अब हम क्या देखते हैं कि हमने इन दो नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। अब हमको सिर्फ 2 और चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में निकाल सकते हैं, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, किन्हीं भी के 2 के बीच में निकाल सकते हैं। मान लो कि मैंने ये ले लिया, यहाँ पे इसको मैंने मान लिया कि R4 करके कोई एक है, ठीक है। इस R4 की वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो मैं इन दोनों को, जिनके बीच की ये वैल्यू है, जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करूँगा।
फिर से आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रहा तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने पिछली कक्षाओं में जाके ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हायर क्लासेस में ये जो कैलकुलेशंस होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अगर ये कैलकुलेशन में पीछे रहते हैं तो आपकी स्पीड कम हो सकती है। इसको सॉल्व करने से हम ये देखेंगे, ये आएगा 11/4 और नीचे में रहेगा 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है क्या, 11/8। सो ये जो वैल्यू है मेरी जो r/4 है ये मिल गई 11/8। नाउ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं जो हमको 5 निकालने थे रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू r5 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसको जब सॉल्व करते हो तो ये दोनों का एलसीएम 4 आता है। ये एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। इन दोनों का क्या होता है, 4 आता है। फिर बाकी इसमें आप जाते हो, ये 2 टाइम्स इसको डिवाइड करता है तो यहाँ भी 2 टाइम्स इसका डिवीजन होता है, तो ये 6 आ जाता है। 4 इसको 1 टाइम से करता है तो 1 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये 6 हो जाता है और नीचे में आ जाता है 2। ओके, सो इस तरीके से हमको मिल जाता है 13/8। अब हम देखते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमको चाहिए थे 1 और 2 के बीच में, और वो हमने निकाला कैसे, 2 नंबर्स के बीच की वैल्यू निकालते हुए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसी के दूसरे मेथड का बात करेंगे। अब आ जाते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 पे आप इसको क्या करते हैं, जब रैशनल नंबर्स निकालते हैं तो ये बहुत ही क्या करते हैं, एक हिसाब से शॉर्ट और इजी मेथड है, ठीक है। इसमें आपको बार बार मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, इसमें आप एक ही बार में पूरे के पूरे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं इस वाले मेथड में। आपको बस ये करना है कि आपको जितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, आपको पूछे कितना क्या है, 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इसको मैंने रैशनलाइजेशन नाम दिया है, अगर आपको याद होगा तो। अब ये तो नहीं पता कि अब लोअर क्लासेस में ऐसा है कि नहीं, बट यहाँ पे क्या होता है, हम इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, जितने रैशनल नंबर हमको पूछे गए हैं उनमें हम एक जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। कुछ यहाँ पे कुछ नहीं मिस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मिस, यहाँ पे 1 है। ये आपने देखा है पहले भी कि हर कोई भी इंटीजर नंबर को रैशनल नंबर में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको पूछा गया है 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1 और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने ऊपर और नीचे दोनों में किया, मीन्स ये दोनों तो वैसे भी कट के यही है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाऊंगा कि हमने पहले पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं कि इस रैशनल नंबर को एक तरीके से लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये अभी भी 1 ही है, ठीक है। ये और इन दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या था, रैशनल नंबर निकालना था इन दोनों के बीच में, इसलिए हमको एक मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है जिसमें हमें ऊपर और नीचे 6 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से ये हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा। सो हमारा जो क्या था 1 और हमारा जो 2 था, ये अब 6/6 और 12/6 हो जाएंगे, दोनों सेम वैल्यू है। आप ये वाले टर्म को समझ सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से। अब बहुत आसान है आपको लिखना। आपका जो पहला रैशनल नंबर होगा वो हो जाएगा 7/6, दूसरा रैशनल नंबर होगा 8/6, तीसरा रैशनल नंबर होगा 9/6 और 10/6, 11/6।
तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम। ओके, एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। इसमें लास्ट में ये बताया गया है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 और 2, तो इनके बीच में इनफाइनाइट क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये इसमें बताया गया है कि ना केवल 1 2 बल्कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको नोटिस करनी है। आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। यहाँ पे देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, मैंने बताया है 0 क्या है, एक इंटीजर है और हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। हो गया। रैशनल नंबर के सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये जो है इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 नहीं है, मीन्स 0 को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसका आंसर होगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट 0 एज अ 0/1। ओके, सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड में पूछा है कि हमको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। बहुत आसान है। सेकेंड मेथड जो हमने यूज किया था रैशनल नंबर निकालने का दो नंबर्स के बीच में, उसी को अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, जितना बोला है 6, तो आपको 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये क्या हो जाएगा 21/7 और 28/7। इसके बीच में कितने निकाल सकते हो आप, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ये जितने भी नंबर्स हैं और सबके नीचे में क्या रहेगा 7। सो इस तरीके से आप 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में बोला है कि इनके और इसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 रैशनल निकालने थे इसलिए आपने एक ज़्यादा मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 18/30। ये आपका क्या बन जाएगा 24/30। अब यहाँ से निकाल सकते हो 19/30, 20, 21, 22, 23, सबके नीचे में रहेगा 30। ये आपके क्या हो जाएंगे 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका रीजन भी लिखना है। तो पहला बोला है कि हर नेचुरल नंबर क्या है, इज ए होल नंबर, ठीक है, ट्रू है। इसका आंसर आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर लिखना आप अगर चाहें तो आप बता सकते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर्स है इसमें आप 0 मिलाते हैं तो होल नंबर आता है। मीन्स होल नंबर क्या करता है, ये नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। मैं चाहूँगा कि आप अपने तरीके से लिखना सीखें, क्योंकि जहाँ तक आप देखते हैं एग्जाम में तो बहुत सारी चीज़ों को आप मेमोराइज करके जब जाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। आपको हैबिट डालना चाहिए आंसर राइटिंग। वो जो आंसर राइटिंग है वो आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से अपने से आंसर लिख पाएँ। सेकंड में देखते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो हर इंटीजर क्या है, एक होल नंबर है। तो देखो अगर इंटीजर की बात करूं तो इसमें निगेटिव आता है। ये इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं है। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। और यहाँ पे आप बता सकते हो कोई सा भी एक नंबर जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। थर्ड में जब आप आते हो तो थर्ड में आप क्या देखते हो, थर्ड में आप
को पूछा गया है कि हर रैशनल नंबर क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला रैशनल नंबर की बात किया, तो रैशनल नंबर में निगेटिव टर्म भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये होल नंबर्स तो नहीं है, तो आप कोई से भी एक नंबर लिखो और बता दो कि ये होल नंबर नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हमने यहाँ रैशनल नंबर्स कंप्लीट किया है, इसके आगे हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर ये दोनों नंबर्स कंबाइंड होके रियल नंबर्स बनाते हैं। मीन्स रियल नंबर्स उन पूरे नंबर्स के कलेक्शन को बोलते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, जो भी हम यूज करते हैं उनमें। तो रियल नंबर क्या होते हैं, या तो रैशनल हो सकते हैं या तो इर्रेशनल हो सकते हैं। रैशनल हमने देख ही लिया है कि ये रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और हमने ये भी देखा है कि ये इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इर्रेशनल के बारे में ये बोल सकते हैं कि जिसको रेशियो में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और ये भी रैशनल की तरह इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं। इर्रेशनल नंबर की जो हिस्ट्री है अगर आप पढ़ें बुक में जो दी हुई है एक ब्लॉक के अंतर्गत, उसमें आपको ये पता चलेगा कि पाइथागोरियंस करके एक जो ग्रीक मैथमेटिशियन था, जो पाइथागोरस, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, तो उस थ्योरम को जो प्रोपाउंड करने वाले जो पाइथागोरस के थे उसका फॉलोअर था वो। उसने अराउंड 400 BC ऐसे नंबर्स को खोजा जिनको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन नंबर्स को इर्रेशनल का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम देखते हैं एक इसके आगे जो नोटिस करने वाली चीजें हैं। रियल नंबर मैंने बताया, तो रियल नंबर के बारे में आपको ये जानने से जरूरी है कि अगर कोई भी नंबर लाइन है, तो अगर रियल नंबर है तो उसके लिए एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। इसी को आप दूसरे तरीके से बोलें कि अगर कोई यूनिक पॉइंट है नंबर लाइन में, तो वो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने क्या बोला, अगर रियल नंबर है तो नंबर लाइन पे उसका एक यूनिक पॉइंट होगा। अगर नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट है तो वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों ही है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखे हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, जो स्क्वायर रूट 2 है और पाई है, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हमने पहले देखा है रैशनल के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं जो रैशनल के तरीके से नहीं होते, उनको हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। ठीक है, आ जाते हैं हम कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में कि कौन कौन से स्क्वायर रूट जो हैं इर्रेशनल नंबर में आते हैं। रूट 3, रूट 2 और रूट 3 तो आ रहे हैं, लेकिन रूट 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है प्लस या -2 होता है। तो आपको पता है अगर ये +2 हुआ तो भी एक रैशनल बन सकता है, -2 हुआ तो भी एक रैशनल बन सकता है। सो +4 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी तरीके से 9 में भी आप देखोगे कि +3 और -3 आ सकता है। सो इस तरीके के जो भी हैं जिनको क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोल सकते हैं कितना 36 को 6 बाहर आ जाता है। सो इस तरीके के जो होते हैं ये इर्रेशनल में काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। जल्दी से देखते हैं फिर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले रूट 2 के ऊपर। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक तरीके से कैसे आप बाकी जितने भी वो हैं ये स्क्वायर रूट वाले इर्रेशनल नंबर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपका 0 है। आपको करना क्या है, एक यूनिट लेंथ लेना है। यूनिट लेंथ का मतलब है वो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच। ठीक है, जनरली स्केल में हम
क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर ही मार्क करते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर आप जो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अगर मान लो आपने एक यूनिट लेंथ ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, ये यूनिट लेंथ है। अब ये आगे स्केल आपका कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। अब इस यूनिट लेंथ में आपको एक परपेंडिकुलर यूनिट यहाँ पे लेना है, हाइट जितना इसका डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ है, उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। ये भी यूनिट और ये भी यूनिट, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको नाम दे देना है। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया O का, इसको A का और इसको B का, OAB, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ लेता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, B से O को जोड़ता हूँ। सो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना है, मैंने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर लिया है, मीन्स ये जो AB वाला लाइन है वो इस वाले में परपेंडिकुलर है। सो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दिया है, OAB का। ये 90 डिग्री है, ये आपका यूनिट है, ये आपका यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, ये जो हाइपोटेनियस है ये हो जाएगा √2। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेनियस है वो क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। मीन्स जो ये OB है इसको हम लिख सकते थे ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे को मिल चुका है √2 मेरे को चाहिए, तो √2 मिल चुका है। अब मैं अपने कंपास को यहाँ पे सेट करता हूँ। कितना आर्क लेता हूँ मैं, उसका जो रेडियस कितना है, OB लेते हुए एक ऐसे आर्क कट करता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा आर्क रहेगा यहाँ से ऐसे कट जो होगा, ये नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पे काटेगा, और ये जिस पॉइंट पे काटेगा वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। अगर आप √2 की वैल्यू देखते हैं तो √2 की वैल्यू कुछ आती है 1.414 समथिंग। मीन्स ये 1 और 2 के लगभग मिडिल में आएगी। तो आप अगर आर्क काटोगे तो आपको वैसे भी दिख जाएगी कि ये मिडिल में आती हुई है, मतलब आपने सही बनाया है, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे देखते हैं √3 को कैसे करें। √3 को निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये निकालना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए रहेगा, ठीक है। कैसा ट्रायंगल चाहिए होगा ये मैं बता देता हूँ। लाइक ये है, ये 90 डिग्री है मान लो। ये अगर आपका √2 है और ये 1 है, √2 और ये 1 है, तो ये आपको डेफिनेटली √3 मिल जाने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है। जो यूनिट यहाँ पे लेंथ था वही यहाँ पे हम और ले लेते हैं 1। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं ऐसा। इसको जब ऐड करते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं C का। तो अब क्या हुआ देखो, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे अदर 2 साइड्स हैं और ये हाइपोटेनियस है एक राइट एंगल ट्रायंगल OBC का। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ OC, जो आएगा √3। अब आपको √3 मिल चुका है। ये जो √3 है यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, सेट करना है अपने कंपास को। यहाँ जितनी इसकी लेंथ है यहाँ आपको इतना रेडियस लेना है, और उस रेडियस को लेते हुए आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे ऐसे ही आर्क। अब जब ये काटेंगे तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से, ऐसे किसी पॉइंट पे काटेगा नंबर लाइन को, ठीक है। नंबर लाइन को काटेगा। अब यहाँ पे आपको फिर से ये ध्यान देना है कि आप जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में देखते हैं √3 को, तो इसका वैल्यू कुछ होता है 1.73। अब ये देखिए 1.73 मीन्स ये 2 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, और आपने जो आर्क काटा है वो भी 2 के क्लोज है, मीन्स आपने फिर से ही बनाया है। इसी तरीके से आप 4 को निकाल सकते हैं। 4 को तो वैसे भी नंबर लाइन में आप 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या -2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको जरूरत नहीं है निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन एक जो वो है आपको 5 के लिए चाहिए रहेगा। अगर आपको 5 निकालना है तब आपको ये याद रखने का जरूरत है कि आपको
ये √4 चाहिए रहेगा और 1 चाहिए रहेगा। मीन्स अगर आपने ये किया, इसी में कंटिन्यू किया आगे, ये कंटिन्यू अगर आपने किया, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ किया, तो ये आपको मिल जाएगा √4। ये नहीं है इरेशनल नंबर, बट √5 निकालने के लिए √4 चाहिए रहेगा। फिर इसी में अगर आपने ये किया, फिर यूनिट लेंथ, तो आपको ये मिल जाएगा कितना, √5। फिर आपने यहाँ पे फिर से अगर यूनिट लेंथ लिया परपेंडिकुलर और इसको आपने ऐसे जोड़ा, तो आपको मिल जाएगा √6। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और भी अलग जो स्क्वायर रूट्स हैं उनके निकाल सकते हैं, क्या उनको वो कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं डिस्टेंस को लेके इसको काटना है आर्क से। ठीक है, एक चीजें और है जो मेरे हिसाब से, जो √5 को जो है आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और भी तरीका हो सकता है कि मान लो कि आपने क्या किया, 0 है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इस वाले में आपने 2 लिया, यहाँ पे क्या लिया आपने, 2 लिया, मतलब यूनिट लेंथ आपने नहीं लिया यहाँ पे लेकिन आपने यूनिट लेंथ ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है, ये जो लेंथ है ये 2 यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 यूनिट है। तो अगर आप निकालते हैं पाइथागोरस से, तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। फिर यहाँ से आपको रखना है अपना कंपास, इतनी की रेडियस लेते हुए इसको काटना है ऐसे कहीं। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप √5 को नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा आसान तरीका है इस तरीके के बजाय √5 को दिखाने के लिए। बट दूसरे √6 और √3 को अगर आपको दिखाना है तो आपको इसके आगे ही जाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स का है। इसमें पहले में पूछा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने पहले ही बता चुका है कि जो रियल नंबर होते हैं या तो रैशनल हो सकते हैं या इररैशनल हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर हों या इररैशनल हों वो रियल नंबर की ही पार्ट हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आप इसके कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं 1/2 से लेके जो भी है, या आप सिंपली लिख सकते हैं कि रैशनल और इररैशनल दोनों ही रियल के पार्ट होते हैं, इसलिए रैशनल जो सभी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर होंगे। आंसर आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। सेकंड में है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √n। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर लाइन पे जो हर जो है पॉइंट है वो √n के फॉर्म में होगा और m वहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो देखो नंबर लाइन में क्या होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो हर एक पॉइंट को दिखा सकते हैं √m के फॉर्म में, पॉजिटिव साइड में ना। अगर आपको 2 को दिखाना हो तो √4 लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 1 2 दिखाना हो तो √1 लिख सकते हो। इस तरीके से आप हर छोटे से छोटे पॉइंट को इस वाले में दिखा सकते हो, लेकिन नेगेटिव को आप नहीं दिखा सकते क्योंकि m नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते। तो आपको यहाँ पे लिखना है फॉल्स और आपको रीजन बताना है कि जो √² ऑफ द नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब m अगर नेचुरल नंबर है तो उसका नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये इसका रीजन हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे एवरी रियल नंबर इज एन इररैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे पहले देखिए और थर्ड देखिए, इन दोनों से आपको क्या पता चलता है। यहाँ पे रैशनल नंबर को पूछा है रियल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये जो है इसी से निकला हुआ, मतलब मीन्स ये है इन दोनों को अपने अंदर रखता है शामिल। ठीक है, ये एक रियल नंबर के अंदर ये शामिल है। ठीक है, तो रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, इररैशनल रियल नंबर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रियल नंबर रैशनल नंबर हो। ठीक है, या इररैशनल नंबर हो। तो इसके एग्जांपल में आप फॉल्स करेंगे और एक एग्जांपल देंगे एक इररैशनल नंबर, क्या बोलना चाहिए, जैसे एक रैशनल नंबर √2, 3, 5 या जो भी दे सकते हैं। ये सभी रैशनल नंबर हैं और रियल भी हैं, लेकिन ये इररैशनल नंबर नहीं है। तो ये आप हो जाए लिख सकते हैं इसका एग्जांपल।
सेकेंड में है आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, क्या सभी जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में हमने आपने देखा है कि इंटीजर्स में क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है। तो उसने बोला है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या इसका स्क्वायर जो होता है वो इरेशनल होता है? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल इंटीजर्स होता है। तो देखो ये होगा इरेशनल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला था ऑल का बात किया था, तो ये अगर नहीं हो रहा मीन्स ये फॉल्स है। आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स और मतलब नो लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना एग्जाम्पल देंगे √4। √4 क्या होता है आपका? बेसिकली 2 होता है। 2 क्या है? एक रैशनल नंबर बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नहीं, और एग्जाम्पल होगा √4। √4 क्या है? क्या बोलना चाहिए, √4 का जो सॉल्यूशन है वो 2 आता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। थर्ड में पूछा है कि कैसे हम नंबर लाइन में √5 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि आप चाहें तो इस तरीके से 2 यूनिट ले लें, 1 यूनिट ले लें यहाँ पे, फिर इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये पाइथागोरस से आप 1 ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना कंपास रखें और इसमें इतनी रेडियस लेते हुए आप इसको काटें, तो ये नंबर लाइन पे आपको √5 का लोकेशन मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके आगे हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे जो रियल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें हम देखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड कैसे किया गया है, कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। 3 तरीके से उसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, ये आगे वाले उसमें देखेंगे, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके आगे फिर देखेंगे नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा इसी का, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो आज के लिए आज इतना ही है। थैंक यू।